मैंने आपको बताया कि वजूद में जितने भी डॉलर्स आज तक हुए हैं उनका 40% सिर्फ पिछले 12 महीनों में अमेरिका ने छापा है। उसको इख्तियार कौन देता है, वो कैसे उसने किया, क्यों किया और उसका हम पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये जो 40% वाला जो रोल है ना, ये हमारा डॉलर 210 तक ले जाएगा। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मुझे इल्म गायब है, वो सिर्फ अल्लाह के पास होता है। मुझे सिर्फ थोड़ी अक्ल थी कि यार दुनिया से चल रही है और हमें इसका मुकाबला कैसे करना है। अब अमेरिका कैसे ये इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है। अमेरिका के डॉलर को इख्तियार किसने दिया कि भाई तू फन्ने हान बन पूरी दुनिया का, तू डिफैक्टो रिजर्व करेंसी कैसे बन, वो भी आपको समझा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूँ ज़ाद चायवाला। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि डॉलर किस तरह वजूद में लाया जाता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल दुनिया में बोला जाता है, उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसका इस्तेमाल करके अमेरिका नोट छापता है। लेकिन पूरा इसको समझने के लिए आपको कई हज़ार साल पुरानी एक कहानी, एक यहूदी सन्यारे की सुननी पड़ेगी, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगी। एंड फिर चलते चलते यहाँ पे मैं आऊँगा। इसके 3 हिस्से सो सुनते हैं। पहला जो हिस्सा है, एक होता है यहूदी सन्यारा। सन्यारा बहुत अमीर होता है, इसकी जो दौलत होती है एक तिजोरी में पूरी नहीं होती, लिहाजा ये क्या करता है, एक तहखाना बड़ा सा बनाता है। ठीक है, एक तहखाना बनाता है, इसके आगे पीछे गार्ड्स होते हैं और इसमें ये अपनी दौलत रखता है। अब उसके शहर के जो बंदे होते हैं वो देखते हैं कि यार हमारे पास भी पैसा है, हमारे पैसे को हमेशा खतरा रहता है, डाकू चोर दूसरा तीसरा, तो क्या हम भी अपना पैसा इसमें रख सकते हैं। सन्यारे के पास जाते हैं, ऐ सन्यारे क्या हम अपनी दौलत, अपना जो सोना चांदी है इसमें रख सकते हैं। सन्यारा कहता है बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पैसे चार्ज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं अमीर लोग। ये अमीर लोग हो गए, ये अमीर हो गए, ये अपना जो पैसा ना इसमें रखना शुरू कर देते हैं। और सन्यारा क्या करता है, उसके एवज उनको एक चिट्ठी सी दे देता है, एक IOU दे देता है कि ये आपकी 50 अशरफियाँ, 50 सोने के जो सिक्के हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, ऐसे कर लेते हैं, इस पर 50 लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ये चाहिए हुआ वापस, आप ये कागज़ मेरे पास वापस लाइएगा, मैं आपको इसके एवज आपके जो 50 चांदी के सिक्के हैं या सोने के सिक्के हैं वापस कर दूंगा। अब अमीर लोगों ने क्या किया कि इनको एतबार था कि जब भी हम अपनी ये रसीद वापस लेके जाएंगे उसके एवज हमारे सिक्के मिल जाएंगे। इन्होंने ये रसीदें आपस में बांटना शुरू कर दी। जब इनका लेन देन होता था तो किसी के पास 10 क्या कहते हैं सिक्कों की रसीद है, किसी के पास 50 है, किसी की 100 की, तो अच्छा जी मुझे ना ये 2 बैल चाहिए, यार ये मुझे ज़मीन खरीदनी है, यार ये मुझे ये करना है। तो इनको पता होता था, यकीन होता था कि यार अगर ये रसीद मैं वहाँ पे लेकर गया इसके गोदाम तो मुझे क्या कहते हैं वो सिक्के मिल जाएंगे। तो इनका इतना यकीन बढ़ गया कि इन्होंने आपस में वो रसीदें बांटना शुरू कर दी। यानी अर्ली पैसे का जो नोट है ना, वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका वजूद हुआ। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया अमीर तबका। और सन्यारे के लिए ये जो गोदाम इसने बनाया था पहले एज एन एक्सपेंस अपनी दौलत छुपाने के लिए, अब वो कमाने का जरिया बन गया। अब अवाम दूसरी भी वहाँ पे है, आम अवाम। ठीक है, अब आम अवाम की भी आंखें लगी हुई हैं, अल्लाह ने उनको भी आंखें दी हुई हैं। उनको नज़र आ रहा है कि यार ये बड़ा अमीर बंदा है, इसका तो इतना बड़ा तहखाना है, इसके अंदर दौलत है, यकीनन ये उधार देगा, इसे उधार मांगते हैं। तो इन्होंने भी कूच की इसके पास, सन्यारे के पास, सन्यारे हमें उधार दे। तो सन्यारे ने कहा ठीक है मैं आपको उधार देता हूँ। तो क्या होता है कि फ़र्ज़ करिए कि सन्यारे के पास ना खुद का 1000 किलो पड़ा हुआ है, ये चलिए 1000 इसके सिक्के पड़े हुए हैं खुद के, और औरों के क्या पड़े हुए हैं 5000 पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसकी एवज से ना उनसे पैसे ले रहा है। अब सन्यारा क्या करता है, कहता है ठीक है मैं आपको उधार दे देता हूँ। तो अब अवाम ने तो मांगना शुरू कर दिया पैसा। उसने कहा अगर इनको मैं चार्ज कर रहा हूँ रखने के, तो आपको मैं चार्ज करूँगा, यानी सूद लगाऊंगा उस कर्जे पे। तो ये मान गए जो भी सूद की थी, समझ लें सूद यहाँ पे शुरू हुआ, ये सूद वैसे वजूद में था, सूद उसने लेना शुरू कर दिया, यहाँ से पैसे निकलना इनके पास आना शुरू हो गए, कुछ हद तक वापस भी जाना शुरू हो गए क्योंकि ज़ाहिर है उस पर सूद ये ले रहा है। तो अवाम ऐसी थी कि कुछ ने कहा कि हमें सिक्के दो जो हम उधार ले रहे हैं, जी मुझे 10 सिक्के उधार चाहिए, 1 सिक्का उधार चाहिए चांदी का या सोने का। रिमेंबर उस दौर में डॉलर्स नहीं हुआ करते थे, उस दौर की जो करेंसी हुआ करती थी, जिस तरह आजकल दुनिया की डिफैक्टो डॉलर है, वहाँ पे सोना चांदी का दौर चला करता था। ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ को दी सोना चांदी और आधे कहते थे वो जो अमीर लोग नहीं है, वो जो कागज़ पट्टी आपस में बांट रहे होते हैं, हमें वो चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है वो आपको वो चिट दे देता हूँ। तो इसने क्या किया, चिट देना शुरू कर दी आधों को। करते करते डिमांड इतनी बढ़ी जा रही कि इसका जो 1000 यहाँ पे अपनी जो कॉइन है ख़त्म हो गई।
लेकिन डिमांड ना खत्म हुई, डिमांड अब भी चली जा रही है कि जी हमें उधार दो, हमें उधार दो। इसने सोचा 5,000 लोगों का पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग जो अमीर हैं कभी भी नहीं आते फटाफट कि जी हमें अपना पैसा वापस दो, गट्ठे तो आते नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनके हाथ से उठा के देना शुरू कर देता हूँ। तो क्या रखूँगा मैं अपने पास ना, चलो 4,000 तक इनकी दे देता हूँ, ठीक है, और 1,000 जो है ना मैं रिजर्व में रख लेता हूँ, 1,000 उनका रख लेता हूँ, अगर कोई आ गया तो उसको मैं फरा दूंगा। 4,000 की मैं और चिट्ठे या अपना वो क्या कहते हैं सिक्के उधार देना शुरू कर देता हूँ। तो उसने देना शुरू कर दिया। अब याद रखें 50% अवाम क्या मांग रही है, सिक्के, 50% मांग रही है वो चिट जो है, क्योंकि उनमें भी एतबार, अगर अमीर लोग उस पर एतबार कर सकते हैं तो हम भी एतबार कर सकते हैं। तो करते करते ये क्या करता है, इसके एवज 8,000 की ना सर्कुलेशन में डाल देता है वो चिट प्लस कॉइन। अब देखो 1,000 तो उसके पास होता, इस पे तो वो सूद कमा रहा है। अब इसके 2 जरिए हो गए आमदन के, एक सूद का और वो भी सूद 8,000 पे। 1,000 इसने अभी भी रखा हुआ है, अगर कोई आ जाता है जल्दी में उसको दे देंगे। इतने में क्या होता है कि एक खबर फैलती है, अफवाह फैलती है, दूर दराज का एक बादशाह आ रहा है, बड़ा जालिम है, हम पे हमला करने वाला है। तो सारी अवाम बागी आती है, क्या कहते हैं तहखाने पे। सारी ये चलो काफ़ी हद तक जिनकी इस्तात थी भागने की, वो कहते हैं अपना सोना लेंगे और किसी दूसरे शहर भाग जाएंगे। वहाँ पे तो सुनहरी की चिट तो नहीं चलती, वहाँ पे तो एक्चुअली सोना चांदी चलेगा। काफ़ी बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो गरीब आवाम होती है, जो आम आवाम होती है, उसको तो ये तकरीबन पैसिफाई कर लेता है, आमादा कर लेता है। जो 1,000 इसके पास होते हैं सिक्के, उनको दे देते हैं, इनको खामोश कर लेता है। लेकिन जो अमीर वाले होते हैं ना, उनको दिखाई देता है कि यार गोदाम तो खाली पड़ा हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उसको पकड़ लेते हैं, बताओ सच बताओ हुआ क्या हमारे पैसे को। उसको ना असली कहानी बतानी पड़ जाती है। वो उनको बताता है कि देखो आप लोगों ने चिट इस्तेमाल करना शुरू कर दी, उसमें वैल्यू आना शुरू हो गई, ये अवाम मेरे पीछे पड़ गई, आपको भी चार्ज करता हूँ, उनको भी चार्ज करता हूँ और पैसे कमा रहा हूँ इस तरह। तो देखो वो जो खबर आई थी ना, वो झूठी निकली है, वो ऐवी अफवाह थी। असल में कोई बादशाह आने वाला नहीं है, कोई हमला नहीं होने वाला। अमीर लोग यकीन करवा लेते हैं हाँ झूठी खबर थी। तो अब इनको एक प्रोपोजिशन देता है कि देखो मैं उनसे पैसा ठीक ठाक कमा रहा हूँ, आपको भी पैसा कमा के दूंगा, आप फिक्र ना करो, आपका सोना मैं आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करके आपको वापस कर दूंगा। लेकिन आपकी दौलत पे देखो मैं कितना कुछ कमा रहा हूँ, आप बस लगे रहो। आपकी दौलत पहले ऐवी पड़ी हुई थी, उस पर कुछ भी नहीं था, मेरे पे यकीन रखो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो वहाँ से शुरुआत होती है, वजूद होता है वो जिसको आजकल हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। जी बैंक में पैसे रखो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, सेविंग अकाउंट का वजूद होता है। ये लोग मान जाते हैं और फिर ये समझ लो बैंकिंग करता करता कहीं का कहीं पहुंच जाता है। फिर मॉडर्न डे की कहानी आती है कि जी पता नहीं रॉकफेलर थे, फलाने थे, उसके 7 बेटे थे, एक यूके गया, एक फ्रांस गया, एक जर्मनी गया, और इस तरह मॉडर्न डे बैंकिंग शुरू हो गई। तो ये अगर आप समझ गए हो ना, इसके पास टोटल खुद का क्या था 1,000। ये फ्रैक्शन का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, और रिजर्व यानी गोदाम में यानी तहखाने में कितना था, सिर्फ छोटा सा हिस्सा था। और बैंकिंग होती है, बाकी सारा इसने हवा में पैदा किया। अब बात होती है कि आज का जो मॉडर्न डे बैंकिंग सिस्टम है, पैसे किस तरह वजूद में लाता है, अमेरिका किस तरह वजूद में लाता है। पाकिस्तान का मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैंने बहुत सारे बैंक मैनेजर्स को पकड़ा, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है। सच बता रहा हूँ, नहीं मुझे बता सकते। तो अमेरिका में क्या होता है, अगर आपके पास बैंकिंग लाइसेंस है और आप उसमें जी फ़र्ज़ करें जी $1,000 उसमें रिज़र्व करवा लेते हैं, तो इसके एवज़ आप $20,000 उधार दे सकते हैं, ठीक है। $1,000 आपने जमा कर लिया और डिपॉजिट कर लिया, तो आपको अथॉरिटी होती है कि आप $20,000 उधार दे सकते हैं। इसी तरह अगर यूके में देखा जाए तो वहाँ पे आप अगर 1,000 पाउंड जमा कर लेते हैं तो आप क्या कहते हैं 12,000 पाउंड उधार दे सकते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। वो जो बाकी 11,000 है, या इस मिसाल में बाकी जो 19,000 है, वो कहाँ से आता है? वो तब वजूद में आता है जब लेने वाला कहता है हाँ मैं इसके एवज सूद दूंगा, तब वो वजूद में आ जाता है, ठीक है। यू हैव अ लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस, और ऐसे पैसा क्रिएट किया जाता है। अब ये अगर आपको समझ आ गई, कोई मॉर्गेज लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई वैसे ही उधार लेता है, तो वो क्योंकि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हाँ मैंने इतने आपसे लिए, मैं आपको वापस करूंगा। बैंक क्या आपको नगद देता है? बैंक आपको नगद नहीं देता। बैंक एक बस डिजिट जो होता है
एक गिनती आपके अकाउंट में इजाफे में डाल देता है। जी अच्छा जी आपके पास पहले 1 लाख था, अब जी 10 लाख हो गया। बस वो गिनती ट्रांसफ़र की जाती है और अपने खाते में वो कहते हैं जी ये हमारा इनकम का ज़राए बन गया। अब आपने 10 साल में दिया, 20 साल में दिया, वॉटएवर, आप जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो उधार वाला, उधार लेते हो, तब वो पैसा वजूद में आता है। समझ गए यहाँ तक? ये दूसरा हिस्सा था। अब तीसरा फाइनल हिस्सा कि मैंने आपको बताया कि वजूद में जितने भी डॉलर्स आज तक हुए हैं उनका 40% सिर्फ पिछले 12 महीनों में अमेरिका ने छापा है। अमेरिका ने अपनी दौलत खुद क्रिएट की है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ठीक। और उसको इख्तियार कौन देता है, वो कैसे उसने किया, क्यों किया, और उसका हम पे क्या इम्पैक्ट हुआ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ, मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो निकाला था कि हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ जो बाहर से आती है, और तकरीबन हर चीज़ बाहर से आती है, हम बड़े कोड़े लोग हैं, ठीक है, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हमने ले ली, लेकिन हमें ना ये नहीं पता कि हमारा अपना सर किस तरह हम खुरकें, ठीक है, हमें इतनी इस्तात नहीं है। हमारा ये जो तेल होता है जिसमें हमारे सुबह परोठे बनते हैं वो भी बाहर से आता है, 2 बिलियन का बाहर आता है, 70% हमारा तेल खाने वाला बाहर से आता है। और हम कहते हैं जी भाई मैं बचपन से सुने आ रहा हूँ जी हम ना ज़राई मुल्क है। वी आर नॉट ज़राई, थे हम, अब हम कोड़े हो गए, हम बड़े लाइक हो गए, इसीलिए मेरी दुश्मनी हमेशा चली रहती है रट्टे के खिलाफ। ओके, खैर छोड़ें, अब आपको समझाता हूँ कि इसका हल क्या। और ये जो 40% वाला जो रोल है ना, ये हमारा डॉलर जो कनेक्शन है, रेट है, 210 तक ले जाएगा। जिस दिन मैंने वीडियो निकाला था उसके दूसरे ही दिन महंगाई का सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन अनाउंस किया गया कि जी 10% हर चीज़ ऊपर जा रही है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मुझे इल्म गायब है, वो सिर्फ अल्लाह के पास होता है। मुझे सिर्फ थोड़ी अक्ल थी कि यार दुनिया ऐसे चल रही है और हमें इसका मुकाबला कैसे करना है। वो सिर्फ ऐसे करना है कि हमें अपनी चीज़ें बनाते जाना है। दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, दिस इज़ एजुकेशन। मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। अब अमेरिका कैसे ये इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है, 40% पूरे डॉलर का उसने कैसे किया। इसने 2 अरबे इस्तेमाल किए और वजह ये बताई कि जी हमारे यहाँ कोरोना आया हुआ है और हम अपने जो बंदे हैं, अपनी जो कंपनीज हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। 3 बार इन्होंने 3 टुकड़ों में रिलीफ दी। मैं यूके का बंदा हूँ, मेरी कंपनीज में 2 कंपनीज में मुझे समझ लें कि बहुत सारे पैसे मिले हैं सिर्फ अपने बिजनेसेस को बंद रखने के। जी बराए मेहरबानी, आपके पब्लिक सर्विंग बिजनेसेस हैं, कोरोना में मत खोलिएगा, इसकी एवज हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है। तो उन्होंने हमें दिया। तो खैर अमेरिका ने क्या किया, पहले तो अपने जितने भी बैंक्स हैं उनकी रिजर्व खुद ब खुद बढ़ाई और नेशनल डेट में फेंका ये सारा, वो भी आपको समझाऊंगा। तो फ़र्ज़ करिए अगर उनके पास हज़ार रुपया था तो उनको क्या किया जी 10-10 हज़ार कर दिया, यहाँ पे एक फालतू सिफर लगा दिया अपनी मर्ज़ी से बॉन्ड्स के ज़रिए। दूसरा तीसरा यूके ने भी किया तो इनको भी एक एक्स्ट्रा सिफरा लगा लेते हैं, 10,000 कर दिया। अब अगर यहाँ पे 20,000 वो बांट सकते थे तो अब 200 लाख बांट सकते हैं या 2 लाख बांट सकते हैं, ठीक है, 200,000 बांट सकते हैं। तो इस तरह पहले तो अपने बैंक्स को डिपॉजिट ठीक ठाक दिए। फिर ये जो रेट है ये मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि 20 गुना से ज़्यादा किया कि नहीं, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ हैं जो 35 गुना भी आपको उधार देना की इजाज़त देते हैं। सो हो सकता है वो लिमिटेड टाइम के लिए वो भी दिया हो, राइट, तो उसको भी थोड़ा बढ़ाया। फिर जाके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने लिए खुद उधार लिए, अपने नेशनल डेट में फेंके। अब नेशनल डेट का मतलब ये है कि अमेरिका डॉलर किससे ले रहा है, टेक्निकली अपने ही से ले रहा है ना। हम IMF से लेते हैं, हमें पता है वो अमेरिका से लेता है, दूसरे मुल्कों से लेता है, लेकिन अमेरिका डेट किससे लेता है। और अमेरिका इतना जो डेट है कहाँ डाल रहा है। यूके ने क्या किया, अपना ऐसे डेट लिया जो कहा कि अगले 45 साल बाद मैं दूंगा, और अपनी मर्जी की रेट उस पर दी। और हमें यह भी पता है कि 45 साल के बाद इन्होंने इसको कैंसिल कर देना। जी हम ना डेट को कैंसिल कर रहे हैं, खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही कर सकते हैं। पाकिस्तान में फ़ी बंदा तकरीबन $1,000 मकरूज़ है, ठीक है। आज भी जो बच्चा बच्ची पैदा हुई है वो भी $1,000 का मकरूज़ है। अमेरिका में कितने हैं, अमेरिका में एक बंदा $86,000 का मकरूज़ है। यूके में कितने के हैं, 42,000 के मकरूज़ हैं, लेकिन उनको कतई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सूद की शरह 7.65 है, उनकी भी तकरीबन इतनी है, 7.32% है, लेकिन उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वहाँ पे कभी नहीं सुना कि जी हमारा नेशनल डेट बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक उनके खुद के हैं, कंट्रोल किए जाते हैं एक्सेट्रा। अब हम अगर प्रिंट करेंगे तो हमारी हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएंगी। हाइपर इन्फ्लेशन आपको कैसे समझाऊं, बहुत बुरी चीज़ है, मैंने एक वीडियो में बताया, वो आपको देखना पड़ेगा। वेनेजुएला वाला आपका हिसाब हो जाएगा,
जिम्बाब्वे वाला हिसाब हो जाएगा। आप एक रोटी अगर अभी 5-10 रुपए की है, 12 रुपए की है, और उसको रो रहे हैं जी भाई एक ज़माने में रुपए की होती थी, तो उस वक्त आप रेड़ियाँ बार के जाएंगे रुपयों की, तो फिर भी आपको एक रोटी नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इराक में भी हुई, ठीक है। अब मैंने कहा था तीसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा मुकम्मल नहीं हुआ। अमेरिका के डॉलर को इख्तियार किसने दिया कि भाई तू फन्ने हान बन पूरी दुनिया का, तू डिफैक्टो रिजर्व करेंसी कैसे बन, वो भी आपको समझा देता हूँ। वर्ल्ड वो जो क्या कहते हैं जंगे अजीमें थी वो ख़त्म हुई, दुनिया सोने चांदी से निकल कर, क्योंकि अब उसके पास इतना सोना चांदी रहा नहीं, नेचुरल रिसोर्स नहीं रहे, तो उसने कहा कि एक करेंसी को ना हम उस्ताद मान लेते हैं। उससे पहले पाउंड जो होता था यूके का वो माना जाता था, लेकिन अब सारी तवज्जो जो है ना यूएस डॉलर के पास आई। जब यूएस डॉलर को माना गया कि जी आप रिजर्व करेंसी बनने वाले हैं दुनिया की, तो 2-4 शर्तें आपको हमारी माननी पड़ेंगी। आपको जो डॉलर है वो सोने के बराबर रखना पड़ेगी उसकी रेट, ठीक है। तो ऐसा होगा कि या मैं सोना रख लूँ या मैं डॉलर रख लूँ। और दूसरी चीज़, आप फजूल के डॉलर नहीं प्रिंट कर सकते। अमेरिका ने ये बात मान ली। वो सिलसिला थोड़ा देर ऐसा चलता रहा, 2 सदियाँ नहीं 2 दिहाइयाँ ऐसे चलता रहा, सारे खुश थे। फिर 1960s में क्या हुआ कि अमेरिका ने हमला कर दिया वियतनाम पे, और वियतनाम पे उसने इतना गोला बारूद फेंका, इतना पैसा उस पर फेंका कि दुनिया को शक होने लग गया कि अमेरिका के पास इतना सोना तो है ही नहीं है, वो लाजमन अपना डॉलर जो है प्रिंट कर रहा होगा। तो इस शक के एवज, क्योंकि दुनिया ने क्या किया हुआ था, अपना सोना अमेरिका को दिया हुआ था, अमेरिका की करेंसी अपने सोने के एवज रखी हुई थी। लोग क्या करते थे, डेढ़ लगा दिया करते थे डॉलर्स के। जी हमारे पास डॉलर है ना, डॉलर का मतलब है यानी हर क्या कहते हैं $35 के एवज आपको 1 आउंस सोना मिलता था। रेट फिक्स थी, तो लोग क्या कहते थे, हल्का है, आराम से आगे पीछे हम इसको मूव कर सकते हैं, हम डॉलर्स रख लेते हैं, सोने को रहने देते हैं। जब पूरी दुनिया ने अमेरिका से पैसे मांगना वापस शुरू किए, एलो यार तुसी अपने डॉलर ले लो वापस और हमें सोना दो, तो उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब उनके पास इतना सोना था नहीं रिजर्व में कि सबको दें। झटका फाइनल कब लगा, जब फ्रांस ने कहा कि हमारा जितना भी वो है आपके पास ये डॉलर्स ले लें और हमें सोना दे दें, तो तब अमेरिका वापस ना कर पाया। तो निक्सन जो उस वक्त प्रेसिडेंट था 1972 के लगभग, उसने ये कानून जो था ना उसको तोड़ दिया। कहा जी थोड़े से वक्त के लिए मैं डॉलर को डीपेग कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, सोने से। लेकिन आपको पता है 40-50 साल हो चुके हैं, 50 साल अभी शुरू होने वाले हैं। वो बात उन्होंने रिवर्स कभी ना की। उसके बाद उन्होंने बस दरादर डॉलर प्रिंट करते गए, और डॉलर सिर्फ और सिर्फ बादशाह है उनकी बदमाशी की वजह से, और क्योंकि पूरी दुनिया इसमें ट्रस्ट है, उसकी ट्रस्ट समझते ना, यकीन है यार जिधर भी जाऊंगा डॉलर मेरा क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जाएगा, या मैं खर्च कर सकूंगा, या अगला बंदा कबूल करेगा। दिरहम देख लो, रियाल देख लो, दीज करेंसीज आर पैक्ड विद द डॉलर। उनके हमेशा 3.65% रेट फिक्स रहती है, वो ऊपर जाए नीचे जाए, दिरहम भी ऊपर नीचे जाता है। सो दैट इज़, ये सारी आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन मिलियनेयरों। इसका हल एक ही है कि हम अपना जो कोड़ापन है छोड़ दें, हम बनाना चीज़ें शुरू कर दें, ताकि कल हमारी कोई वैल्यू हो, ठीक है, हमारे पैसे की वैल्यू हो। एक बंदा है जिसको अमेरिका ने कत्ल किया था, उसका नाम है गद्दाफी। 5-10 साल हो गए उसको, शायद आप उसमें से काफ़ी यंग थे, आपको याद नहीं होगा। मोहम्मद गद्दाफी उसका नाम था, और उसको कत्ल इसलिए किया गया था, वो कहता था हम लोग तेल बेचते हैं, तेल ज़मीन से एक नेचुरल रिसोर्स है, हम निकाल के आपको देते हैं। आप हमें क्या दे रहे हो, एक फजूल सा कागज़ जो आप बार बार प्रिंट कर सकते हो। खुद ही जब आपका दिल किया प्रिंट किए गए और हमसे तेल खरीदते गए, हम उसका ढेर लगा दें तो उसका क्या फ़ायदा, इट मीन्स नथिंग टू अस। आप वापस अगर हमसे तेल ले रहे हो, नेचुरल रिसोर्स ले रहे हो, तो हमें नेचुरल रिसोर्स दो, यानी सोना वापस दो, गोल्ड स्टैंडर्ड वापस लेके आओ। तो जब उसने ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया, 3 बार शायद उसने ये इंटरवेंशन लाया यूरोपियन कोर्ट्स में वगैरह वगैरह, तो चौथी बार उसको मौका ही नहीं उन्होंने दिया, उसको कत्ल कर दिया गया। कई उस पर इल्ज़ामात लगाए टेररिज्म के एक्सेट्रा, और वो मुल्क आज तबाह है, ठीक है। पाकिस्तान को वो कोई आर्मी की ज़ोर पे तो तबाह नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल जो तबाही है वो हम पे कर सकते हैं। इकोनॉमिक हिटमैन इसको बोला जाता है। यही सूट बूट वाले जो होते हैं आदमी, बैंकर्स, ये हमें तबाह कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो बैंकिंग है इनके हाथ में है। हमारे हाथ में तब आएगी जब हमारे पास पैसा होगा, और उसका एक ही तरीका है, हम
काबिल हो जाएं, जिसको स्किल बोला जाता है, आला तालीम याफ्ता बोला जाता है, नॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ बट फ्रॉम एक्चुअल लर्निंग। और दूसरा, हम अपनी ढेरों सारी फैक्ट्रीज़ खोल दें जिससे हम चीज़ें बना सकें। ठीक है, जब हम चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, काबिल हो जाएंगे, दुनिया को हमारी ज़रूरत होगी, तो फिर हमारी करेंसी हम प्रिंट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम उसकी कदर बढ़ जाएगी। ओके, शायद हम प्रिंट कर पाएँ बट आई नेवर वांट टू सी एनी कंट्री प्रिंटिंग देयर ओन मनी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा मिलियनेरो। मेरा काम था आपको फाइनेंशियली एजुकेट करूं। मैं आपका बड़ा भाई हूं, आज़ाद चाय वाला। मेरी काबिलियत सिंपली ये है कि इसी पाकिस्तान में 12 साल की उम्र में मैंने 53 रुपीज़ से बिज़नेस कारोबार करना सीखा था और शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल की उम्र में मैं डॉलर मिलियनेयर बन चुका था। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने पैसे कमा लिए, अब आपको सिखाऊं कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, आपको भी फाइनेंशियली एजुकेट करूं और फिर आप भी तगड़े यानी पाकिस्तान को तगड़ा बना सको, यानी कमज़ोर पाकिस्तान को तगड़ा बना सको। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।